तो आज हम जो हिंदी में पढ़ने वाले हैं वो हैं इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। यानी इतिहास लेखन की पद्धति, जो भी इतिहासकार, जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था, उन इतिहासकारों ने किन पद्धतियों का प्रयोग किया, आज हम उसको बड़े ही शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। कौन सी ट्रिक? ये वाली देखो, वर्ण काल की आलोचना समाज में वैज्ञानिक व विधेयवादी तरीके से होनी चाहिए। ट्रिक क्या है? वर्ण काल की आलोचना, वर्ण काल की आलोचना समाज में वैज्ञानिक और विधेयवादी तरीके से होनी चाहिए। अब ये निशान लगा हुआ है, बस आपको ये मेन ट्रिक ये है। तो वर्ण काल की आलोचना समाज में वैज्ञानिक और विधेयवादी तरीके से होनी चाहिए। वर्ण काल की आलोचना समाज में वैज्ञानिक व विधेयवादी तरीके से होनी चाहिए। वर्ण काल की आलोचना समाज में वैज्ञानिक व विधेयवादी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। वर्ण काल में देखो, यहाँ पहले वर्ण आ रहा है, तो हम पहले ही जो पढ़ेंगे पद्धति वो है वर्णानुक्रम पद्धति, फिर कालानुक्रम पद्धति, फिर पढ़ेंगे हम आलोचनात्मक पद्धति, फिर पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय पद्धति, फिर पढ़ेंगे वैज्ञानिक पद्धति, फिर पढ़ेंगे विधेयवादी पद्धति। तो इनको हम पढ़ने वाले क्रम से। देखो, तो नंबर 1 पे मैं ले रहा हूँ वर्ण प्लस अनुक्रम का जोड़ने पर क्या होता है? वर्णानुक्रम पद्धति। तो वर्णानुक्रम पद्धति जो है इसको हम लोग अभी शुरू करेंगे। देखो, वर्ण प्लस अनुक्रम बराबर क्या होगा? वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें क्या होता था कि रचनाकारों का जो परिचय है वो उनके नाम के वर्ण के आधार पर दिया जाता था। जैसे किसी का नाम अ से शुरू हो रहा है, किसी का नाम क से शुरू हो रहा है, तो आप हिंदी वर्णमाला में आप देखते हो तो अ पहले आता है या क? अ पहले आ रहा है। तो जिस कवि का नाम अ पर होता था उसको पहले रख दिया जाता था 1 नंबर पे, और क का होता था उनको बाद में रख दिया जाता था। समझ में आया? इस तरह जो भी वर्ण काल के अनुसार जो भी उनके नाम होते थे उसके अकॉर्डिंग क्रम से रखे जाते थे। समझ में आ गया होगा? आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे प्राचीन पद्धति है वर्णानुक्रम जो पद्धति, ये सबसे प्राचीन पद्धति है। देखो, याद हम कैसे करेंगे? जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना लास्ट तक, तो हमें तो मैं आपको पहले कौन से ये पढ़ा रहा हूँ, लास्ट तक जाती है तो हमें ये सबसे प्राचीन लगेगी, है कि पुरानी लगेगी, तो ट्रिक से याद हो जाएगी। यानी सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो इसी पद्धति का प्रयोग है। वो कौन सी पद्धति है? वर्णानुक्रम पद्धति। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भाई सबसे पहले इसका प्रयोग किया किसने? तो गारसा दत्तासी, हिंदी में आप पढ़ते हो, पहला इतिहासकार आता है गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। ये जब हम हिंदी साहित्य शुरू करते हैं तो लेखन की परंपरा शुरू करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा हम गारसा दत्तासी और शिव सेंगर को, इनको ही सर्वप्रथम पढ़ते हैं, इसके बाद में बाकी वाले पढ़ लेते हैं। तो गारसा दत्तासी पहले आता है, उसके साथ में शिव सिंह सेंगर। ये दो ऐसे लोग, इन लोगों ने सबसे पहले जो पद्धति के प्रयोग में लाई थी वो कौन सी थी? वर्णानुक्रम। मतलब कि इन्होंने कवियों का जो परिचय है वो उनके वर्ण के नाम के आधार पर दिया था। जैसे अ का था तो उसको पहले रख दिया, क का उसके बाद में रखा, च का उसके बाद में, त का उसके बाद, इस तरह से रखा था। तो सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने। अब आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, पहला प्रश्न क्या बनता है कि सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है? तो वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरा प्रश्न क्या है कि भाई गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ जो हिंदुस्तानी आप पढ़ते हो इस्तवार लिटरेचर में किस पद्धति का प्रयोग किया? तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। दूसरे शिव सिंह सेंगर का सीधा प्रश्न उठेगा कि शिव सिंह सरोज ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक है। आगे दूसरी पद्धति हम ले रहे हैं, वो है आपकी कालानुक्रम पद्धति। देखो, इसको टुकड़े करने पर ही पता चलता है काल प्लस अनुक्रम। क्या होता है काल प्लस अनुक्रम? काल का मतलब क्या होता है? समय। काल धन अनुक्रम बराबर कालानुक्रम पद्धति। क्या होता है इस कालानुक्रम पद्धति में? उन कवियों का परिचय है उनके जन्म काल के आधार पर दिया जाता है। सपोज एक व्यक्ति का जन्म हुआ है आपके 1990 में, एक व्यक्ति का जन्म हुआ 2000 में, तो पहले कौन जन्मा? 1990 वाला पहले जन्मा, तो इसको पहले रख दिया जाता था 1 नंबर पे। और 2000 का, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल है, जैसे 2000 में जन्मा उसको बाद में। तो ऐसे करते करते क्या है, कवियों का जो परिचय है वो जन्म के आधार पर दिया जाता है। यानी जो पहले जन्मा है उसको पहले रख दिया जाता था, जो बाद में जन्मा है उसको बाद में, ऐसे क्रम से रख दिया जाता था। इसी का नाम पड़ा है कालानुक्रम पद्धति। तो कालानुक्रम पद्धति किसे कहते हैं? जिसमें कवियों का परिचय उनके जन्म काल के आधार पर दिया जाता है, उसे हम कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आ गई भाई कि कालानुक्रम पद्धति क्या है। दूसरी बात क्या है? सबसे अभी इसके बारे में 2 मोस्ट बात है। देखो, दूसरी बात वो हमने पढ़ी थी, सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी थी? वर्णानुक्रम। लेकिन सबसे लोकप्रिय व प्रचलित थी, यानी उस समय सबसे ज़्यादा है ना लोग इसी का ही प्रयोग कर रहे थे, इसलिए ये बहुत प्रचलित पद्धति और लोकप्रिय यानी लोगों में प्रिय थी और प्रचलित पद्धति
ठीक है। लेकिन याद रखना आगे हम पढ़ेंगे सर्वश्रेष्ठ पद्धति, वो अलग होगी। ये सिर्फ लोकप्रिय का मतलब सिर्फ लोगों में प्रचलित थी, हर कोई जो रचनाकार होता था इस पद्धति का प्रयोग कर देता था, तो लोगों में प्रिय थी, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ नहीं थी, सिर्फ लोकप्रिय थी, इतना याद रखना है। फिर क्या आता है कि भाई इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? गिरियर्सन ने किया। तो सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग है जो आपके किसने किया? गिरियर्सन ने। तो याद कैसे रखोगे? काला गिरियर्सन बड़ा क्या था? लोकप्रिय था। ट्रिक हो जाएगी, देखो काला गिरियर्सन क्या था? लोकप्रिय। काला गिरियर्सन लोकप्रिय था। तो काला से कालानुक्रम पद्धति और गिरियर्सन यानी सबसे पहले इसका प्रयोग करने वाले कौन है? गिरियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर जो इनकी ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नाकुलर, ठीक है, उस ग्रंथ में लिटरेचर, उस ग्रंथ में जो इन्होंने प्रयोग किया था वो सबसे पहले कालानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया था, ठीक है भाई। और ये सबसे लोकप्रिय पद्धति है। तो तीन बातें इसके बारे में क्या है? काला गिरियर्सन बड़ा क्या था? लोकप्रिय। काला से कालानुक्रम पद्धति और प्रयोग सबसे पहले गिरियर्सन ने किया, और लोकप्रिय यानी सबसे ज़्यादा प्रचलित पद्धति या लोकप्रिय पद्धति उस समय की ये थी। और प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, गिरियर्सन का जो ग्रंथ है वो दे के पूछा जा सकता है कि इसमें किस पद्धति का प्रयोग किया गया है, तो कालानुक्रम पद्धति का, ठीक है। आगे आलोचना यानी आलोचनात्मक पद्धति, तीसरी पद्धति। देखो ट्रिक क्या था, हमने याद किया था कि वर्णकाल की आलोचना समाज में वैज्ञानिक और विद्यावादी तरीके से होनी चाहिए। वर्णकाल की आलोचना समाज में वैज्ञानिक और विद्यावादी तरीके से होनी चाहिए। तो वर्णानुक्रम पद्धति पढ़ ली हमने, कालानुक्रम पद्धति पढ़ ली, और वर्णकाल की आलोचना यानी आलोचनात्मक पद्धति। तो आलोचनात्मक मतलब क्या होता है? इसमें कवियों का कोई लेना देना नहीं, यानी ऐसी इसमें सिर्फ उनकी जो रचनाएं थी ना, उन रचनाओं को गुण दोष के आधार पर ही ऊपर रखा जाता था, फिर उसके नीचे रखा जाता था, 1 नंबर में 2 नंबर में ऐसे। तो क्रम कैसे बिठाया जाता है? गुण दोष के आधार पर। कैसे? जैसे मान सपोज कोई ए रचना है, ए रचना में मतलब बहुत अच्छे से गुण है, इसमें दोष कोई है नहीं। बी रचना है, उसमें गुण तो है लेकिन दोष ज़्यादा है, तो ऊपर वाले दोष कम थे तो उसको ए को ऊपर रख देंगे, बी को नीचे रख देंगे। फिर तो कहने का मतलब यूँ है, जिसमें गुण दोष के आधार पर, जिसमें कम दोष थे उसको उच्च स्थान दिया जाता था, और जिसमें ज़्यादा दोष होते उसको नीचे। आलोचना पद्धति जो थी, इसका सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया था। बस इतनी दो ही बातें इसके बारे में। आलोचना पद्धति में जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इनके जो ग्रंथ है आपने देखा हुआ, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखो इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम भी यही रखा है, देखो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, क्योंकि इसमें है जो इन्होंने आलोचनाएं कवियों की थी, कवियों की रचनाओं की आलोचना की थी, इसलिए इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो प्रश्न आएगा कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में राम कुमार वर्मा जी ने किस पद्धति का प्रयोग किया? तो आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, ठीक है। समाज शास्त्रीय पद्धति क्या होता? रचना ने समाज को कितना प्रभावित किया, रचना ने समाज को कितना प्रभावित किया, यानी कि जो कवियों की रचना को देखा जाता था, उस रचना ने वास्तव में समाज को उसने क्या दिया, यानी समाज के बारे में उसने कितना योगदान है उस रचना में, बस यही देखा जाता था। जैसे आप तुलसीदास की रचना देखोगे तो उसमें जैसे माता पिता का आदर करने के बारे में बताया गया है, परिवार में भाईचारे के बारे में, सम्मान मान सम्मान, तो इस तरह से बताया गया है। तो वास्तव में वो उसमें एक समाज का बहुत बड़ा ध्यान रखा गया है उस रचना के अंदर, इसलिए उसको श्रेष्ठतम समाज के आधार पर श्रेष्ठ उसको स्थान दे दिया जाता था। तो उससे कहते थे समाज शास्त्रीय पद्धति। तो समाज शास्त्रीय पद्धति में क्या होता था कि कवियों की जो रचनाएं थी, रचनाकारों की जो रचनाएं थी, उसमें उन रचनाओं में समाज का महत्व कितना, यानी उस रचना ने समाज को कितना दिया है, या आप यूँ कहें कि समाज को उस रचना ने कितना प्रभावित किया है, इसके आधार पर ही उसे जो इस नंबर दिया जाता था या क्रम से रखा जाता था, ठीक है। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? देखो कैसे याद रखोगे, समाज शास्त्र में, समाज में हम बोलते हैं हमाज, स को ह बोलेंगे ना, समाज, तो हमाज। ये क्या है? स को क्या बोलेंगे? ह, तो ह से हजारी। समाज शास्त्र पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हजारी ने। अब हजारी ने किया था, वो हजारी का ग्रंथ आपको देगा 3, कौन सा? हिंदी साहित्य का भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों रचनाएं आपको हैं दे के पूछ सकता है कि इस पद्धति में इन ग्रंथों में किस पद्धति का प्रयोग किया गया? तो समाज शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया गया, ठीक है। क्या होता है वैज्ञानिक पद्धति में? चलो देखते हैं। देखो वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है कि एक तो वैज्ञानिक पद्धति के अंदर रचनाओं में एक तो शास्त्रीय मान्यताओं को ध्यान में रखा जाता, दूसरी भाषा विज्ञान को ध्यान में रखा। दो बातें याद रखनी, यानी कवियों की जो रचनाएं होती, रचनाकारों की जो रचनाएं होती थी, उसके अंदर शास्त्रीय मान्यताओं को ध्यान रखा जाता था, जैसे वेदों पुराणों या जो भी शास्त्रों में जो बातें हैं, उन बातों को उन रचनाकारों ने कितना महत्व दिया, एक उसको ध्यान में रखा जाता था। दूसरा, उन्होंने भाषा को किस तरीके से प्रयोग किया, जैसे भाषा का क्रम बदलता जाता, भाषाओं का जो परिवर्तित रूप था उसको इन्होंने कितना महत्व दिया, ठीक है, तो उसको शामिल कर दिया जाता था। उससे
क्या नाम दिया गया, वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, तो वैज्ञानिक में आपको क्या याद रखना, शास्त्रीय मान्यता या भाषा विज्ञान को उस रचना के अंदर कितना महत्व दिया गया है, बस इनको ही ध्यान में रखा जाता है। इसलिए इस पद्धति का नाम क्या पड़ा, वैज्ञानिक पद्धति। याद कैसे करोगे कि वैज्ञानिक पद्धति में विज्ञान में ग आ रहा है, आता गई है कि नहीं, तो ग प्लस ये बनता है ना, इसलिए तो वैज्ञानिक में ग से गणपति, वैज्ञानिक गणपति चंद्रगुप्त। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, गणपति चंद्र गुप्त ने। क्या होता है इसमें, शास्त्रीय मान्यता व भाषा विज्ञान को महत्व दिया, यानी रचना ने शास्त्रीय मान्यता और भाषा विज्ञान को मद्देनजर रखा है कि नहीं रखा है, उसके आधार पर इनको क्रम निर्धारित किया जाता था। तो वैज्ञानिक पद्धति हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो वैज्ञानिक इतिहास है इनका ग्रंथ है, उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया गया है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ रहे हैं विधेयवादी पद्धति। 6 नंबर पद्धति कौन सी, विधेयवादी। तो मैं उस ट्रिक को वापस बोल लेता हूँ। वर्णकाली की आलोचना समाज में वैज्ञानिक और विधेयवादी तरीके से होनी चाहिए, तो लास्ट में विधेयवादी। तो विधेयवादी तरीके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठाना पड़ेगा। तो विधेयवादी में क्या था, हमने जो पूर्व में जितनी भी जो पद्धतियाँ पढ़ी है उनमें जो चीज़ें शामिल थी उन सारी का निचोड़ इसके अंदर शामिल कर दिया जाता है। जैसे कवि की जाति का ध्यान रखा जाता था, किस जाति का है, और उसमें कवि ने जो रचना लिखी है उसमें वातावरण, उस वातावरण को ध्यान में रखा जाता था। और प्लस आपके हैं जो युग प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाता था, और शास्त्रीय मान्यताओं को ध्यान में रखा जाता था, समाज को ध्यान में रखा जाता था। ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। तो कैसे याद रखोगे, जाति, वातावरण और युग विशेष की प्रवृत्ति, यानी कवि किस जाति का है या कवि ने किस वातावरण में रह के इस रचना को लिखा, उसमें युग विशेष की प्रवृत्तियाँ कौन सी थी, उनको शामिल किया कि नहीं किया, शास्त्रीय मान्यताओं को महत्व दिया कि नहीं दिया, उस रचना ने समाज को क्या दिया, इन सब को एक साथ ध्यान में रख कर ही इसका जो रचना जो होती थी इस सब के आधार पर, तो उसी को ही महत्व दिया जाता था। उस पद्धति का नाम कौन है, विधेयवादी तरीके। समझ में आया, यानी विधेयवादी पद्धति का प्रयोग कहाँ होता था, ऐसी पद्धति यानी ऐसी रचना जिसके अंदर इन सब चीज़ों का शामिल किया गया हो ना, तो किया गया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सर्वश्रेष्ठ और नवीनतम पद्धति, ये ध्यान रखना। सबसे प्राचीन पद्धति हमने पढ़ी थी कौन सी, वर्णकाल। सबसे लोकप्रिय कौन थी, काला ग्रीस ने बड़ा लोकप्रिय, तो कालानुक्रम में लोकप्रिय थी, यानी सब लोग इसका प्रयोग करते, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ और नवीनतम पद्धति यही थी। आप खुद देखो ना, इसमें सब शामिल हो रहे, देखो जाति का भी ध्यान रखा जा रहा है, वातावरण का, युग विशेष की प्रवृत्ति, शास्त्रीय मान्यता को ध्यान में रखा जा रहा है, समाज को ध्यान में रखा जा रहा है, तो सब एक साथ हो रहा है। उसमें सिर्फ एक एक अलग अलग थी, इसमें सबको शामिल किया जा रहा है, इसलिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ व नवीनतम पद्धति मानी जाती है। इसलिए इसका जो प्रयोग जो है वो सबसे पहले आपको किसने किया था, शुक्ल जी ने प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है।